नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे राज्यसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि हाल ही में 12 सीटें खाली हुई है जिनके लिए 3 सितंबर को चुनाव होगा। बता दें कि राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को इसका विधिवत ऐलान कर दिया है। इन 12 सीटों में 2-2 सीटें असम, बिहार और महाराष्ट्र की है, जबकि एक सीट मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की है। चुनाव के नतीजे 3 सितंबर को शाम को 5 बजे आएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 245 है। फिलहाल राज्यसभा में 225 सांसद है, जबकि 20 सीटें खाली है। लिहाजा बहुमत का आंकड़ा 114 है। इस खाली सीट में जम्मू कश्मीर में 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। इन सीटों को छोड़कर बाकी 12 सीटों पर चुनाव होगा। राज्यसभा में बीजेपी के पास में 86 सीटें हैं। सहयोगी दलों को मिलाकर यानी कि एनडीए के पास फिलहाल अभी 101 सीटें हैं, यानी कि बीजेपी के पास में 86 सीटें हैं और ऑल ओवर उसके सहयोगी दलों को मिला दें तो पूरे दलों की यानी कि एनडीए की 101 सीटें हो जाती है। एनडीए की बहुमत के आंकड़ों से 13 सीटें कम है। वहीं इंडिया गुट के पास में 87 सीटें हैं, 87 सीटें हैं। इंडिया ब्लॉक और एनडीए के इतर पार्टियों के पास भी 28 सांसद हैं। राज्यसभा के चुनाव का शेड्यूल क्या है, सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कुल राज्यसभा की 12 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं। नामांकन भरने की जो आखिरी तिथि है 21 अगस्त है। नामांकन स्क्रूटनी की आखिरी तारीख 22 अगस्त है। 26 अगस्त को असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के नामों की वापसी होगी। तो वहीं बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान के नामांकन जो है 27 अगस्त को होगा। अब देखिए, राज्यसभा में बीजेपी की सीटें 4 साल बाद 90 से कम है, ये आंकड़ा बताता है। अब हम इस पर बात कर लेते हैं। आपको शेड्यूल के बारे में बताया, चुनाव के बारे में बताया। अब हम यहाँ पर दलीय आधार पर स्थिति देख लेते हैं। राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 114 है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। एनडीए के पास में 101 सीटें हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें कम हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार को बिल पास कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 13 जुलाई को राज्यसभा में पार्टी के 4 मनोनीत सदस्य सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके अलावा 4 साल बाद राज्यसभा में बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है 90 से नीचे चली गई है। 4 साल बाद ये पहली दफा हुआ है। और देखिए, 10 साल में 55 से 101 सीटें तक पहुंची है बीजेपी। राज्यसभा में बीजेपी 10 साल में 55 से 101 तक पहुंची है। बीजेपी के 2014 में 55 और 2019 में 78 सांसद थे कुल बीजेपी के। जून 2020 की अगर बात कर ली जाए तो ये संख्या 90 हो गई थी। इसके बाद पार्टी ने 11 सीटें जीती। इससे सदस्यों की संख्या 101 तक पहुंच गई। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार किया था। अब आपको यह भी बता दें कि दरअसल राज्यसभा की सीटें खाली कैसे हुई है। राज्यसभा की कुल 20 सीट खाली हुई है और 20 खाली सीट में से जम्मू कश्मीर से 4 है। नामित मेंबरों की संख्या सीटें जो है वो 4 है। 10 सीटें राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के चलते खाली हुई है। इसके अलावा एक सीट जो है भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के नेता केशव राव के कांग्रेस में जाने से ये सीट खाली हुई है। दूसरी ओर देखिए, दूसरी सीट जो है ओडिशा से बीजेडी सांसद ममता मोहंता के इस्तीफे के बाद में ये सीट खाली हुई है। उन्होंने 31 जुलाई को पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। इसी लिहाज से देखा जाए तो ये सीटें खाली हुई। अब एनडीए को 7 राज्यों में राज्यसभा सीट मिलने की उम्मीद है। इन 12 सीटों में से बीजेपी और सहयोगी दलों को 7 राज्यों में सीटें मिलने की उम्मीद है। एनडीए के गणित के मुताबिक उन्हें बिहार, महाराष्ट्र और असम से 2-2 और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से 1-1 सीटें मिलने की उम्मीद है, संभावना है। यह भी माना जा रहा है कि जिन 4 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है वे भी सरकार का समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्हें उच्च सदन में सरकार ही लेकर आई है। सामान्य तौर से राज्यसभा में नामित सदस्य जो है स्वतंत्र होते हैं। किसी भी पार्टी का समर्थन करो, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो परंपरागत रूप से वे उसी का समर्थन करते हैं जिस दल ने उन्हें नॉमिनेट किया है। अधिकतर ऐसा होता आ रहा है। बहुत कम मामलों में ऐसा देखने को मिला है
जब किसी पार्टी के नेता हो, किसी पार्टी के सांसद हो और उन्होंने दूसरी पार्टी को मत दिया हो। हालांकि ये सब बहुत ही कम देखने को मिला है। और देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि परंपरा जो रही है, परंपरागत तरीके से राज्यसभा के जो सांसद हैं उसी पार्टी का सहयोग करेंगे, उसी दल का पक्ष रखेंगे जो पार्टी उनको भेजती है। अब देखिए, राज्यसभा में किसी दल के पास में स्पष्ट बहुमत होने का फायदा क्या होता है और उसके नुकसान, नफा और नुकसान दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि भारतीय लोकतंत्र में राज्यसभा का चुनाव इस तरह से होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक दल को एक समय पर स्पष्ट बहुमत मिलना मुश्किल होता है। अगर किसी बड़े दल के पास स्पष्ट बहुमत होता है, किसी भी दल के पास में, तो इसका फायदा यह होता है कि छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दलों या निर्दलीय सांसदों की अपने समर्थन के बदले अनुचित मांगों को लेकर सरकार से मोलभाव करने की स्थिति खत्म हो जाती है। जैसा कि आपको बताया कि हम अगर देखिए, राजनीति में यही होता है, अगर हम किसी से समर्थन ले रहे हैं तो हर समर्थन का एक मोल भाव होता है और उसके बदले में उन्हें कुछ ना कुछ देना होता है। हालांकि इसकी उम्मीद कितनी होती है, अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो उम्मीद खत्म हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हालांकि इसका नकारात्मक पहलू भी है, ये तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू क्या है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, जब किसी दल के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर बहुमत हो तो संसदीय कामकाज में आम सहमति बनाने की स्थिति कम हो जाती है। पार्टी बड़े अपने नेताओं से फैसला लेती है, जैसा कि बीजेपी आई, जैसे 2019 में बीजेपी ने जितने भी बड़े फैसले लिए हैं वो अपनी तरफ से लिए हैं। दूसरी पार्टी का सहयोग लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। बड़ी पार्टी अपने मन से फैसला ले सकती है, अपने मन के काम कर सकती है, जैसे कि बीजेपी ने किया और लंबे समय से कांग्रेस करती आ रही है। वह छोटे और दूसरे दलों से सलाह नहीं लेती है और यह लोकतंत्र के लिए सेहतमंद स्थिति नहीं है। साल 1989 तक कांग्रेस पार्टी के पास में राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत हुआ करता था। इस समय अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 1989 से लेकर आज तक सभी सरकारों को राज्यसभा में महत्वपूर्ण विधेयकों पारित कराने में छोटे छोटे दलों को साधना पड़ा या विपक्षी दलों के साथ मिलकर आम सहमति बनानी पड़ी है। लोकसभा चुनाव के अब संपन्न हुए। देखिए, ये स्थिति अब तब तक है जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी दल के पास में स्पष्ट बहुमत है तो वो आम सहमति नहीं लेगी, बल्कि अपने मन का काम करेगी। जो भी बिल पारित कराना हो राज्यसभा से लोकसभा से करा सकती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि साल 1989 तक कांग्रेस के पास में ये हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से विधेयक लेकर आती थी और पारित कराती थी, कानून बन जाता था। आज के समय में बीजेपी वैसा किया। बीजेपी ने साल 2014 से लेकर के 2024 तक ऐसा किया। लेकिन अब जो स्थिति है थोड़ी बदली है, क्योंकि बीजेपी के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं है लोकसभा में। अब देखिए, लोकसभा के चुनाव संपन्न भी हो गए हैं और उसका परिणाम भी आ गए हैं। आपको पता है कि सरकार का गठन ही हो चुका है। अब आपको पता है कि लोकसभा के लिए सांसदों का चुनाव सीधे जनता करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा के लिए सांसदों का चुनाव कौन करता है? चलिए आपको बता देता हूं राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है और उसके लिए मतदान कौन करता है। कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव? राज्यसभा का चुनाव जो है आम चुनावों से काफी अलग होता है, इतर होता है। इसमें ना रैलियां होती है, ना जनता की भीड़ होती है और ना ही नेताओं की नारेबाजी, लंबे लंबे भाषण होते हैं। ये चुनाव बहुत शांतिपूर्वक होते हैं, बहुत शांति से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में सीधे जनता शामिल नहीं होती है। राज्यसभा के सांसदों को चुनने के लिए जनता के प्रतिनिधि मतदान करते हैं, यानी कि जिन प्रतिनिधियों को आपने चुनकर भेजा है वो उसके लिए वोटिंग करते हैं। तो कौन करता है इसके लिए चुनाव, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, राज्यसभा के सांसदों को विधानसभा के मेंबर चुनते हैं, विधायक चुनते हैं। हालांकि इसमें विधान परिषद के भी सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। साफ शब्दों में कह दूं तो जिस पार्टी के पास में जितने ज्यादा विधायक होंगे उस पार्टी के पास में उतने ज्यादा राज्यसभा में सांसद होंगे। वोटिंग का एक अलग फॉर्मूला होता है। कैसा होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। राज्यसभा के चुनाव में मतदान का एक अलग फॉर्मूला तय होता है और इसी तय फॉर्मूले से राज्यसभा में सांसद चुने जाते हैं। यह फॉर्मूला होता है जिस राज्य से जितनी राज्यसभा की सीटें खाली होंगी उसमें एक जोड़ा जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जिस भी राज्य में जितनी राज्यसभा की सीटें खाली होगी उसमें एक जोड़ा जाएगा। इसके बाद में जो नंबर आएगा उसे कुल विधानसभा की सीटों की संख्या के हिसाब से भाग दिया जाएगा और इसके बाद जो नंबर आएगा उसमें फिर एक जोड़ दिया जाएगा। अब जो संख्या आएगी उससे पता चलेगा कि एक राज्यसभा का चुनाव और एक राज्यसभा सांसद चुनने के लिए उस राज्य से
कितने विधायकों के मतदान की आवश्यकता होती है। उदाहरण ऐसे लेंगे, देखिए उदाहरण ऐसे समझिए कि अगर उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान होना है तो उसमें एक जोड़ा जाएगा, यानी सीटों की संख्या हो गई है 11। अब इस संख्या से राज्य की कुल विधानसभा सीटों में भाग दिया जाएगा, यानी कि 11 में आप 403 का गुणा कीजिए। जैसा कि कुल सीटें उत्तर प्रदेश में 403 है और 11 सीट वहां पर खाली है, तो इसमें हम 11 में 403 का जो गुणा देंगे, भाग देंगे इसमें। अब जो संख्या आई है वो 36.63, इससे आप 36 ही मानिए। अब इसमें आप एक जोड़ दीजिए, संख्या हो गई 37, यानी कि यूपी से एक राज्यसभा सांसद को चुनने के लिए 37 विधायकों की आवश्यकता होगी। तो ये सीधा फॉर्मूला है, किसी भी सांसद राज्यसभा सांसद को चुनने के लिए वहां की कुल विधानसभा की सीटें और जो राज्यसभा की सीटें खाली हुई है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। अब सांसदों की सीटें कम और कार्यकाल ज्यादा होता है, ऐसा क्यों है? चलो इस पर हम बात करेंगे। राज्यसभा का जो सदन है वो स्थायी सदन होता है। जिस तरह लोकसभा भंग हो सकती है उस तरह राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में सीटें कम होती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 250 हो सकती है। इन 250 में से 238 सदस्य राज्यसभा या केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। वही शेष 12 सांसद देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नामित करते हैं। हालांकि फिलहाल सदन में यह आंकड़ा 245 सांसदों का है। राज्यसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, 6 साल का होता है, जबकि आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव 5 साल में होते हैं और राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा चुनाव में इन फार्मूलों का उपयोग कैसे होता है, देखिए इस पर भी हम बात करेंगे। राज्यसभा चुनाव का एक फॉर्मूला तय होता है और इसमें एक सांसद को कितने वोटों की आवश्यकता होगी ये पहले मैंने आपको बता दिया है, ये पहले से तय हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। दरअसल इसमें एक विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाएगा, तो इसे राज्य की कुल सीटों यानी कि राज्यसभा सीटों में एक जोड़कर भाग किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले संख्या आपको बताई। लेकिन जो संख्या आती है उसमें से एक जोड़ने के बाद जो राज्य में एक सीट जीतने के लिए वोटों की संख्या होती है, ये उसका पूरा फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अब देखिए स्थिति हमने आपको बताई, फॉर्मूले आपको बताए, राज्यसभा की सीटें बताई, उसकी संख्या बताई, उसकी बहुमत बताए। अब हम राज्यों की स्थिति देख लेते हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए क्या गणित है, अब हम स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। जिन राज्यों में राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें हरियाणा की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक से लोकसभा सांसद चुने जाने के कारण ये जरूरी था। 19 सदस्यीय विधानसभा अब 87 सदस्यों की रह गई है। पार्टी वार ताकत पर अगर गौर करें तो बीजेपी के पास में अपने 41 विधायक हैं। इनके अलावा 2 विधायक निर्दलीय नयनपाल और रावत और हरियाणा लोक हित पार्टी यानी कि HLP के गोपाल कांडा का भी बीजेपी को समर्थन है, उन्होंने घोषणा कर दी है। एक बड़े दांव के तहत बीजेपी ने तोशाम की कांग्रेस विधायक किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करा लिया है। ऐसे में बीजेपी के पास में कुल 44 विधायकों का समर्थन है। पिछले महीने ही विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द होने के कारण कांग्रेस की मांग को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने खारिज कर दिया। दरअसल किरण चौधरी ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दिए बिना ही बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं जजपा के विधायकों की सदस्यता पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की तरफ गौर करें तो इधर कागज में 43 विधायक दिखाई तो देते हैं। इनमें से कांग्रेस के 28 विधायक है। जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के 10 और निर्दलीय विधायकों को मिला लें, जैसे कि रणधीर, गुलान, धर्मपाल, गोंधर और सोमवीर सांगवान। चौथे निर्दलीय बलराज कुंडू को भी मिला लें और इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो के अभय चौटाला को भी मिला लें, तो ये सदस्य तो संख्या 43 हो जाती है। 3 निर्दलीय रणधीर गोलान, धर्मपाल, गोंदर और सोमवीर सांगवान ने पहले सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है। अब देखिए महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने ना तो बीजेपी को और ना ही कांग्रेस को समर्थन दिया है। इनेलो के अभय चौटाला ने भी अभी तक किसी पार्टी को समर्थन देने की कोई घोषणा नहीं की है। कांग्रेस पहले उम्मीद कर रही थी कि अगर उसे सभी विपक्षी विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो वह बीजेपी से चुनाव जीत सकती है। हालांकि किरण चौधरी से के बीजेपी में शामिल होने के बाद में पूरा मामला ही पलट गया, पूरा पासा ही पलट गया। और इसी बीच में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर बयान दे दिया।
भूपेंद्र ने कहा कि उनके पास में हरियाणा में 28 विधायक है और 3 निर्दलीय विधायकों का उन्हें समर्थन है। कुल मिलाकर उनके पास में 31 विधायक हैं, 31 सीटें हैं। एक महिला विधायक आयोग है। विधानसभा अध्यक्ष उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं जीतने के लिए 44 विधायकों की आवश्यकता होती है। कोई भी 13 विधायक लेकर आ जाए तो हम उसका समर्थन कर देंगे, ये बयानबाजी भी हुई है। तो ये हरियाणा के सियासी गुणागणित थे। अब महाराष्ट्र के क्या गुणागणित है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के लोकसभा के निर्वाचित होने के कारण राज्यसभा की सीटें यहाँ पर खाली हो गई है। राज्य के सत्तारूढ़ महायुति के पास पर्याप्त संख्या बल है। इसके बावजूद भी विपक्ष द्वारा उम्मीदवार उतारने की स्थिति में यह मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में न स्थान मिलने से एनडीए के घटक दलों में शिवसेना और एनसीपी में नाराजगी के सुर दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो महायुति के जो संगठन है, क्या वो क्रॉस वोटिंग करेंगे? अगर करेंगे तो किसे समर्थन देंगे? क्या वो विपक्ष को समर्थन देंगे? ये वहां के सियासी गुणागणित है। लेकिन अब हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। उनकी जो सीट खाली रह गई है वहां पर ही एक सीट के लिए चुनाव होने। तो यहाँ पर देखिए, जो सियासी गुणागणित मध्य प्रदेश में है, एक तरफा बीजेपी का छत्र राज है, बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक है। तो यहाँ पर उम्मीद ही नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ से कांग्रेस का राज्यसभा सांसद होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के पास में बहुत कम विधायक हैं और बीजेपी के पास में सर्वाधिक यहाँ पर विधायक हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो सियासी गुणागणित बन रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ही है और बीजेपी के जो लोग हैं वो ही चुनकर आएंगे। तो इस तरह से हम देखें कि पूरे देश भर में जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं उसकी संख्या, उनके गुणागणित कुछ इसी कदर देखने को मिले हैं। तो राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 243 है। फिलहाल 226 सांसद है। इनमें बहुमत का आंकड़ा 114 है और अभी राज्यसभा की 12 सीटें खाली हुई है। इसके लिए 3 सितंबर को चुनाव होने हैं। चुनाव को जो आयोग ने जो है बुधवार को इसका ऐलान कर दिया है। तो इस प्रकार से हम देखें कि अब पूरे देश में राज्यसभा के लिए जो अलग अलग सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, देखना होगा कि क्रॉस वोटिंग कितनी होती है, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी। तो क्या इस बार भी क्रॉस वोटिंग होगी और कौन इसमें बाजी मारेगा? क्या बीजेपी जो बहुमत के सीट से 13 सीटें कम है, क्या उसको पार कर लेगी या उतने ही रहेंगी? ये फिलहाल देखना होगा। बड़ा दिलचस्प चुनाव है। फिलहाल देश न्यूज का खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।